नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि कैबिनेट विस्तार में फिलहाल आप देखिए किस तरह से विराम है, लेकिन संसद सत्र से पहले यहां पर मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा। विस्तार पर कोई आधिकारिक फैसला अभी तक नहीं है, लेकिन कैबिनेट के कई नए चेहरों में आप देखिए किस तरह से दांवपेच खेला जा सकता है। और बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर चर्चा तेज चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं कहा गया है कि कब इस पर दिनांक जो है वो रखा जाएगा। यानी कि पहले डेट दी गई थी, लेकिन अब उसे बदल दिया गया। अब पीएम के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं और युवा, महिलाओं और ओबीसी पर इस बार फोकस रहने वाला है। और इस बार की 3.0 की मोदी जो कैबिनेट है वो कैसी रहने वाली है, किस तरह की टीम का गठन किया जाएगा मंत्रालय के अंदर, ये देखना होगा। क्योंकि बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल यानी कि 3.0 जिस तरह से आप देखिए ऐतिहासिक होने वाला है, तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से लगातार गठबंधन की सरकार और चुनौतियां हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। आगामी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है, लेकिन हालिया जो राजनीतिक चर्चा है उसमें मोदी सरकार के पहले बड़े मंत्रालय यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का मुद्दा सबसे प्रमुख है। और फोकस इस बार माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए फेरबदल हो सकता है, जिसमें युवा, महिला, ओबीसी चेहरों को प्रमुखता दी जा सकती है। और ये भी बताया जा रहा था कि किस तरह से आप देखिए फेरबदल इस बार हो सकता है, क्योंकि 3.0 की जो नई टीम है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान है उसे मद्देनजर रखते हुए बताई जा रही है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से अपने भाषणों में युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। मौजूदा लोकसभा में 30 वर्ष से कम उम्र का एक सांसद है, 31 से 40 वर्ष के बीच में 15 सांसद है, 41 से 50 वर्ष के बीच में 39 सांसद हैं। वहीं मौजूदा केंद्रीय मंत्री परिषद में 50 वर्ष तक की आयु जो वाले मंत्री हैं उसमें हिस्सेदारी करीब 24% है। तो वर्ष 2014 में ये मोदी सरकार के पहले पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें औसतन आयु वर्ष 62 वर्ष थी और 19 में ये घटकर 60 कर दी गई। फिर 21 में इसे बड़े फेरबदल के साथ 58 वर्ष रह गया और 24 में भी मंत्रिपरिषद की औसतन जो आयु है वो 58 वर्ष ही रही। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार और अधिक युवा सांसदों को मौका देकर मंत्रिमंडल को और युवा बनाया जा सकता है। महिला आरक्षण से पहले कैबिनेट में नारी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि 33% आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही गई। दरअसल वर्तमान में संसद में एनडीए की 58 महिला सांसद हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी सिर्फ 7 महिला मंत्री, जिसमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। तो कुल मंत्रियों का करीब 10% है। वर्ष 2021 के विस्तार में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 11 तक पहुंच गया था। लेकिन अब ओबीसी और एससी वर्ग पर भी बड़ा दांव खेला जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसमें आप देखिए जो 10 मंत्री हैं वो एससी से भी आते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर आप देखिए कुल मिलाकर जो मंत्री है उनका लगभग 38% है। इसके अलावा 10 मंत्री एससी और 27 मंत्री ओबीसी और एसटी के 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। तो भाजपा लंबे समय से ओबीसी वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति बना रही है, इस पर काम कर रही है। लेकिन अब मंत्रिमंडल के अंदर जब विस्तार होता है तो वहां किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुधीर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सुधीर जी। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो सुधीर जी मैं आप ही के पास आऊंगी। पहले तो डेट बताई गई थी कि यहाँ 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उस पर आप देखिए कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन चर्चा गर्म हो चुकी है कि अगर 3.0 की जो टीम तैयार होती है उसमें किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं। अच्छा जी, अभी अभी आपके पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। देखिए, ये जो स्पेकुलेशन जो हम आशाएं लगा रहे हैं, ये जो आपका मानसून सेशन है उससे पहले होना है। लेकिन इसमें 2 फैक्टर सबसे बड़े हैं। एक तो मोदी जी की जो पॉलिटिकल विजडम है, अगर आप उसको देखेंगे तो 2015 में आप याद करेंगे आचार्य जी के एक मंत्रियों के यहाँ डिनर पर गए थे, तो उन्होंने वहां ये कहा था कि मैं लेफ्ट हैंड से क्या करता हूँ राइट को पता नहीं होता, राइट से क्या करता हूँ लेफ्ट को पता नहीं होता। इसलिए बहुत ही गोपनीय है ये। हम लोग केवल स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, लेकिन होना क्या है ये समय बताएगा। लेकिन
इसमें कोई दो राय नहीं कि जो रिशफल जो अभी होने वाला है वो ये ध्यान में रखते हुए कि 2027 का उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण इलेक्शन आ रहा है, जिसमें पीडीए को जो यूपीए के जो दल हैं, अखिलेश जी का जो दल है, उनका जो फार्मूला है पीडीए का, उसको काउंटर कैसे करना है। उसको काउंटर करने के लिए जो जो मोदी जी का नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, मातृ शक्ति या सशक्त भारत और सशक्त नारी, तो इस जिस तरह के नारे दिए गए उसको प्रैक्टिकल रूप में इंप्लीमेंट करने के लिए उनको ओबीसी के लोगों को और महिलाओं को इसमें स्थान मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और जिस तरह की बन रही है परिस्थितियां, उसमें लगता है कि ये ओबीसी के और दलित और जो दूसरे जाति के जो मंत्री हैं उनको शामिल किया जाएगा, जबकि मनमोहन समिति के केवल 21 मात्र ओबीसी मंत्री हुआ करते, आज बढ़कर वो 27 हो गए। तो अगर 2/3 मेजोरिटी अगर इनकी होती तो मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन अब तक मोदी जी ने दे दिया रहता। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन है, हम लोग लगे हुए देख रहे हैं क्या होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे विश्व में दिनेश जी, नारी शक्ति को स्थान देने 33% में आरक्षण को लेकर जो एक रहा बड़ा मुद्दा बना था इस बार, इस पर दांव खेला जा सकता है इस बार जो कैबिनेट का विस्तार होगा? हाँ बिल्कुल आशा जी, क्योंकि दिनेश पीडीए जी, को काउंटर करना सुधीर जी है। ठीक है, दिनेश जी। जी आप सभी को प्रणाम आचार्य। देखिए अभी जैसे कि मई के महीने में कैबिनेट की और जो केंद्रीय सचिव है उनकी बैठक पीएम मोदी ने ली थी, उसके अलावा भी हाल में भी अभी जैसे ली है, तो उसमें देखिए उन्होंने एक तरह से एक चीज को बड़ा स्पष्टता से बताया कि नागरिक देवो भव को लेकर के, उस भाव को लेकर के और लोगों के सपने के साथ में एक तरह से अपने आप को सिंक करके, और उस तरीके से जैसे केंद्रीय सचिव हो गए, मंत्री हो गए और जैसे कर्मचारी हो गए, तो पूरी तरीके यानी कि पूरी सरकार जो एक तरह से सिटीजन सेंट्रिक होकर के पूरी तरीके से और उस भाव को लेकर के चले कि किस तरीके से हमें जो है और मुंह झुका करके और जनता की सेवा करनी है, और किस तरीके से उनके सपने साकार करने को लेकर के जैसे योजनाएं जो बनाई जाए उसमें पूरी तरीके से वही देखा जाए। और किसी भी तरह की जो समस्या कुछ हो तो फाइल की पेंडेंसी जैसे जो मतलब कि अभी जैसे कि अगर अंबार अगर लगा होता है किसी टेबल पे, तो उन चीजों को कैसे कम किया जाए, तो उन्हीं चीजों को लेकर के पूरे तरीके से और चर्चा हुई पूरी से, और उसी को लेकर के उन्होंने जैसे कि पीएम ने बताया और आगे जैसे कि मतलब आपने जिक्र पूरा कर दिया कि 2014 फिर 1924 में किस तरीके से 62 से लेके 58 तक जो है वो एवरेज एज आ चुकी है, तो उसको लेकर के और साथ में जैसे युवाओं की भागीदारी, ये सरकार सीरियस है और पीएम मोदी स्वयं जो है इस चीज को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहते हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि कैबिनेट जो है अगर यंग अगर होगी तो उसमें देखिए और बेहतर तरीके से वो सोच पाएंगे, और जैसे कि जो यंग माइंड जो है उनके साथ में इन सिंक होकर के उनके साथ में समरसता और एक रास्ता जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये, दूसरी बात जैसे कि मतलब कि नारी शक्ति जो वंदन विधेयक जो था उसको पास करवाने के बाद में एक तरह से यही चीज थी कि जैसे वर्तमान में 10% के आसपास जैसे कि महिला मंत्री हैं, तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ा करके और जैसे 58 सांसद उनमें से कितनी जो है उनको किस तरीके से और बेहतर मतलब कि काम पर लगाए जा सके, तो उसको लेकर के भी सरकार सीरियस है। और बाकी जैसे कि और जो चीजें अन्य हैं, और दूसरा जैसे कि जो मतलब आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब और अन्य जैसे राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनको भी लेकर के, तो सरकार पूरे तरीके से और एक एक चीज को पूरा देख के समझ के और किस तरीके से आगे मतलब बढ़ाने से जो है विश्वनाथ जी, से उनका लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से उसमें आगे और महिलाओं का ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, महिलाओं की तादाद को बढ़ाया जाएगा, दिनेश जी कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब जब भी प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है। तो क्या ये तमाम जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं ये हमें कैबिनेट के अंदर देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि युवाओं का एक बड़ा मुद्दा अगर पीएम की तरफ से उठाया गया है तो वह सिर्फ 30 वर्ष के, तो 30 वर्ष से कम उम्र के तो सिर्फ एक ही सांसद हैं, 31 से 40 वर्ष के बीच में 15 सांसद हैं, फिर 41 से 50 वर्ष के बीच में 39 सांसद आते हैं, और 50 वर्ष तक की आयु के लिए यहाँ 24% तक की हिस्सेदारी करीब मानी जा रही है। आपको क्या लगता है कि किस आयु वर्ग पर इस बार दांव खेला जाएगा? क्योंकि अगर हम 2024 तक देखते हैं तो 58 औसतन आयु है, 55 में आएंगे, 50 तक आएंगे, क्या लगता है आपको? धन्यवाद आशा जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आशा जी देखिए, मोदी जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो जमीनी स्तर पर सोचते हैं, बहुत बुनियादी लेवल पर सोचते हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा होगा, वहां से सोचते हैं, आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल चूंकि जमीन में रहे हैं, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है, बिल्कुल निम्नतम वर्ग को जानते हैं, वो उन अपेक्षाओं को उठाते हैं और उनको अमली जमा पहनाते हैं,
बिल्कुल शीर्षतम स्तर पर। प्रश्न ये है कि युवाओं को क्या मिले। देखिए, अगर मोदी जी ने बिहार के एक विधायक को उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनवाया, मैसेज देने की कोशिश की कि हम अपनी जो टॉप मोस्ट, नहीं तो टॉप मोस्ट लीडरशिप में देखिए ढेर सारे अधिकार कार्यकर्ता हैं, बड़े जिनकी सामर्थ्य है, बहुत दमदार हैं, जो तब उसको कंटेंडर्स थे, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने एक यंग फेस लाने की, एक नए खून को, नए न्यू ब्लड को इन्फ्यूज करने के लिए, कि पूरी लीडरशिप वही जो कहते हैं, ये वॉक्स द टॉक, तो वो बदलाव है। देखिए, उनकी तैयारी है कि टीम को और युवा बनाया जाए। इन्होंने ऊपर से शुरुआत की है। अभी 50 साल तक के मंत्रियों की कुल हिस्सेदारी कैबिनेट में लगभग 24%। 2014 में एवरेज एज जो 62 वर्ष थी, 24 में 58 वर्ष हो गई, 58 ईयर्स। अब प्रयास होगा कि 50 से नीचे वालों को मौका, यानी आम जनता के बीच में भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्टी के, उन सब के बीच बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए। साथ ही वो तीन जो टारगेटेड वर्ग क्षेत्र हैं, इसमें ओबीसी सबसे पहले। देखिए, वोट मिलना है तभी सरकार बनेगी, तभी सब कुछ चलेगा। वो तीन है। सबसे पहले ओबीसी में जिस जो उनका वोट बैंक था, उसमें सेंध लगी, उत्तर प्रदेश में लगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में चोट लगी। तो वो जो लोकसभा में ओबीसी वोट छिटका, उसको वापस लाना है। इसलिए बीजेपी अब ओबीसी को तरजीह दे रही। शिवराज सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अनुप्रिया हो, रक्षा खडसे हो, ऐसे बड़े ओबीसी चेहरे कैबिनेट। यूपी में भी वही प्लान है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, 2-3 पिछड़ा को संगठन की जगह दी गई। सपा के मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस समय। पीडीए को, कथित पीडीए को काटने के लिए गैर यादव ओबीसी पर फोकस। दूसरा, महिला होना चाहिए। नया वोट बैंक क्रिएट करना है। 33% आरक्षण, जो लोग बहुत आक्रमण कर रहे हैं केंद्र की सरकार पर, वो दो बाकी दलों को तोड़ करके और 2/3 बहुमत जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये प्रूव करेंगे कि इतिहास में कि हमने ऐतिहासिक काम करने के लिए इन दलों को तोड़ा, और आम जनता उसको अप्रूव करेगी कि बहुत अच्छा किया। तो यानी आम महिला वोटर को उसका अधिकार देने के लिए वो काम करने जा रहे हैं, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रेडिट अल्टीमेटली उन्हें मिलेगा। तीसरा, युवा है, बूथ से लेकर टॉप तक। ये बॉटम लाइन जो मोदी जी का ये तो 3 पॉइंट फॉर्मूला, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। मुझे लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का ख्वाब, जैसे क्या प्रयास कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बहुत तगड़ी काट करने का की व्यवस्था ये विपक्ष जो एकजुट होने की फिराक में इस वक्त पूरी तरह कर रहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रथ को रोकने की कोशिश है। ये तो समय बताएगा कि कितने सफल होते हैं, लेकिन कैबिनेट में इसका सीधा सीधा जवाब होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, जो अपनी टीम का वो गठन करेंगे। दूसरी तरफ वो विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस पर फोकस सबसे ज्यादा है। तो आपको लगता है कि आधी आबादी जो ओबीसी की है, उसी पर दांवपेच खेलने की कोशिश होगी इस बार? जी आशा जी, जैसा मैंने अभी पहले भी उल्लेख किया कि अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन जो 2027 में है, उसके अखिलेश जी के अब जो पीडीए का फार्मूला है, सबसे बड़ा काम है उसको काउंटर करने का। लेकिन जैसा अभी आपने पहले भी बताया कि 50 से कम उम्र के जो सांसद है करीब 55 है, और 39 ऐसे सांसद है जो 41 से 50 तक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय मोदी जी देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नारी शक्ति, स्त्री शक्ति और युवा शक्ति, और देश के मजदूर और किसान, इन लोगों को आगे लाना होगा। तो जो लोग मतलब आपके देखिए हरदीप सिंह पुरी जी हैं, या जो और लोग जो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, या बिट्टू जी हैं, तो इन लोगों को रिप्लेस करने के बाद मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि नारी शक्ति और युवा शक्ति को और उसमें ओबीसी को पूरी तरजीह देंगे, ताकि एक तरह से मंत्रिमंडल में सशक्त मंत्रिमंडल बने, उस जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में पीडीए का पर सुधीर जी एक सवाल है ना, उसमें भी तो एक सवाल है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में,
उसमें तो एनडीए, अगर हम देख रहे हैं कि अन्य ओबीसी के जो वोट लिए गए थे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, तो एनडीए के खाते में 59% वोट गया था, 34% यहाँ इंडिया गठबंधन, फिर कुर्मी कोयरी 61% एनडीए के खाते में और 34% यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में। लेकिन अगर हम यादव वोट को देखते हैं, जिसमें कि अगर आप जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, तो 82% इंडिया गठबंधन के पास और महज सिर्फ 15% यहाँ एनडीए के पास था। तो अब ये जातीय समीकरण क्या कुर्सी तक पहुंचाएगा, कितना ये लाभकारी सिद्ध होगा, सफल कितना होगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए आशा जी, ये आपने स्वयं ही बताया कि जो ये अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए 24 के अंदर में, उसमें बीजेपी को एक बहुत झटका लगा कि ओबीसी के, पहली बात तो इन्होंने उम्मीदवार कम उतारे, दूसरी बात वो वोट छिटक के जो थे भी, वो छिटक के दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए। तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन है उसमें रख के ये चुनाव की रणनीति के तहत जो रिप्रेजेंटेशन होगी, और ऑफकोर्स वो युवा शक्ति और नारी शक्ति भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा दिनेश जी, अब जिस तरह से महिलाओं को लेकर बात हो रही है, 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, आपको क्या लगता है कि जो महिला आरक्षण और विधानसभा चुनावों के कारण जिस तरह से ये 2/3 बहुमत से संसद के अंदर पारित नहीं हो पाया था, बिल गिर गया था, अब आपको लगता है कि उसी पर फोकस करते हुए महिलाओं के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, चैलेंज के तौर पर भी, कि भाई आपका ये काम नहीं हुआ है, अगर आप एक बार फिर से मौका देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो सरकार ये काम करेगी, लेकिन कैबिनेट के अंदर विस्तार महिलाओं पर अब ज्यादातर दांव खेलना पड़ेगा? जी अच्छा जी, पूरे तरह देखिए सोशल इंजीनियरिंग तहत, और दूसरा देखिए कि एनडीए को और खासकर भाजपा को सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े हैं, चाहे बंगाल की बात करें चाहे अन्य किसी राज्य की बात करें, तो उसको लेके देखिए जवाबदारी बन जाती है। और साथ साथ महिलाओं ने पूरी तरीके से विश्वास जताया है मोदी जी पर और भाजपा पर, तो उसी को लेकर के क्लियर तरीके से देखिए ऐसा है कि उसी क्योंकि जैसे कैबिनेट जो होता है, केंद्रीय कैबिनेट खासकर जो होता है, वो एक तरह से पूरा समाज का एक तरह से आईना होता है, और हर वर्ग को उसमें देखिए अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की जरूरत पड़ती है जैसे, क्योंकि उस तरीके से चाहे वो कितना कुछ भी हो, लेकिन चाहे कोई समाज कितना भी खुले विचारों का हो या कुछ भी हो, लेकिन उसमें देखिए हमेशा कोई भी, जैसे कि मान के चलें कि किसी समाज का व्यक्ति जब उसमें बनता है, तो पूरा समाज अपने आप को महसूस करता है भाई हमें जो है भागीदारी का मौका मिला है, तो अपने आप देखिए वो जुड़ाव महसूस करता है, और जुड़ाव के साथ साथ में और पूरी तरीके से उस सरकार के साथ में और उस दल के साथ में और खड़ा रहा है और रहता हुआ नजर आता है। तो उसी चीज को लेकर के देखिए पूरे तरीके से, जैसे कि महिला सेंट्रिक हो गया या युवा सेंट्रिक हो गया, या जैसे कि पूरे तरीके से जो चीजें हैं, और पूरा सोशल इंजीनियरिंग जो है वो करके कि किस समाज को कितनी हिस्सेदारी क्या देनी है, तो वो सब चीजों पे पूरा देख करके फोकस रहेगा। और इसके अलावा देखिए दूसरा, जैसे उत्तर प्रदेश के अभी फिलहाल जैसे कि जैसे थोड़े दिन पहले और अध्यक्ष चेंज किए गए थे, तो बनाया गया, तो कुर्मी समाज से जो थे उनको उसका मौका दिया गया। तो एक तरह से मैसेज क्लियर, लाउड एंड क्लियर था कि हम लोग सभी को लेकर के साथ में चलना चाहते हैं। और जैसे विकसित भारत 2047 जो है 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें एक तरह से भाई सभी की सहभागिता और सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी जरूरी है, क्योंकि अगर सुनिश्चित नहीं होगी तो वो समाज कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वंचित महसूस करेगा, और कहीं ना कहीं पीछे महसूस करेगा अपने आप को, भाई मेरी जो है तो मतलब हिस्सेदारी आपको इससे क्या इसमें लगता है कैबिनेट दिनेश में जी नहीं की कि गई। 33% की जो ये हिस्सेदारी की बात हो रही है महिलाओं की, 58 इस वक्त सांसद हैं एनडीए के पास महिलाओं की, जिसमें 7 सिर्फ महिला मंत्री हैं और उसके बाद 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं, तो कुल मिलाकर 10% ये होता है। और 21 में तो ये विस्तार का जो आंकड़ा था वो 11% था। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि इस वक्त हम जो वर्तमान में देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण हैं जो वित्त विभाग से संभाले हुए हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं जो महिला बाल विकास संभाली हुई हैं, ये बड़े चेहरों के अलावा अगर हम रक्षा खड़से को देख रही हैं, शोभा करंदलाजे को देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, सावित्री ठाकुर, नींबूबेन भनाविया हैं, ये टीम का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है कि नए चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए अब जिस तरीके से, जैसे कि इस तरीके की बात करें, दलों का बाजार गर्म कर दें वो एक अलग विषय है चलिए, लेकिन मोदी सरकार में ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पता चला है कि हम लोग इसी नाम चलाने के चक्कर में और किसी किस्मत खराब कर दें, क्योंकि जब से कि किसी का नाम है तो उसको नहीं बनाया गया, उसके अलावा चुपचाप कहीं से कोई आए उनको बना दिया गया, तो इसलिए किसी का भविष्य जो दांव पे लगाना मेरे ख्याल से हमारा मकसद नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो नंबर है ये 100% बढ़ेगा, और जो जिससे जिस तरीके से जिसमें जिस सांचे फिट होंगी महिलाएं, जिस तरह के लगे, जैसे कोई जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो पूरे तरीके से कि उनका जैसे कि शिक्षा की तरफ जो वो हो गया, और काफी पढ़ी लिखी हैं और काफी विकसित सोच को रखती हैं,
तो इसलिए उनको ठीक है अपने तरीके फाइनेंस जो मंत्रालय जो दिया गया उसका जिम्मा दिया गया है। आगे हो सकता है कुछ और उनको मिले। उसी तरीके देखिए जैसे कि और जो जैसे कि महिलाएं तो अपनी जगह पे जैसे सावित्री ठाकुर जी उनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ, तो उनका भी जैसे देखिए बिल्कुल पूरे तरीके से साधारण है और उनको मतलब काफी लंबा उनका जैसे कि मतलब जैसे संघर्ष रहा और आदिवासी उससे बेल्ट से आती हैं, तो उनका भी पूरे तरीके से और लेकर के आदिवासियों के उत्थान में और उनका बढ़ावा देने में बहुत उनका बड़ा योगदान रहा। तो उसी तरीके लेके जो जो योग महिलाएं तो उनका देखिए पूरे तरीके से और अभी तक चीजें हम लोग तो अभी चर्चा कर रहे हैं लेकिन फाइल में नाम जो है बंद हो चुके होंगे। हम लोग सिर्फ एक तरह से मतलब कि अटकलें लगा के हो सकता है कोई ना कोई चेंज जो है दो चार नाम ऊपर नीचे कुछ हो वो अलग बात है, लेकिन अभी जैसे किसी मोमेंट जैसे मान के चले कल के बाद में कभी भी जो है नाम जो है अनाउंस हो सकते हैं, वो आगे होता है 10 दिन लगे होता है 5 घंटे लगे, तो वो चीजें अलग है। लेकिन पूरे तरीके से ये 100% है कि नंबर जो है बढ़ेगा बढ़ेगा। 33% पूरा हो पाए ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ नंबर बढ़ेगा और भागीदारी विश्वनाथ जी, कुल मिलाकर फिर क्या कहा जा सकता है कि जातीय सकता समीकरण को ही साधने की कोशिश होगी, क्योंकि विपक्ष तो पीडीए को लेकर चल रहा है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो, और 2022 में तो वैसे भी 83% तो बीजेपी के खाते में वैश्य वोट गया है और अन्य ओबीसी जो है वो 66% गया है बीजेपी के पास, कुर्मी 66% गया था और यादव यहाँ 83% ले गए थे एसपी। तो अब इस बार मतलब कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि सीधा सीधा मंत्रिमंडल से ही प्रधानमंत्री संकेत देंगे और एक बड़ा संदेश देंगे। आशा जी देखिए अब का जो ये चुनाव है, इस चुनाव से पहले 2027 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बैलेंस स्ट्राइक करने का प्रयास करेंगे। कहां से? अब वो सिर्फ विकास की बात ही नहीं कर रहे, विकास तो कर रहे हैं, उसको बारंबार कहा जा रहा है, आम जनता के सामने चीजें आ रही हैं। अब वो प्रतिनिधित्व की भी बात कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व वो क्षेत्र है जहां पर जिस युद्ध भूमि पर पीडीए के नाम से पिछली बार बीजेपी को झटका लगा था, ठीक अब उस क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। युवा को रोजगार मिले, महिला को सुरक्षा और आरक्षण मिले और ओबीसी को हिस्सेदारी का मैसेज। ये जब तीन चीजों का जो अगर बैलेंस बीजेपी ठीक से कर ले जाती है तो मुझे लगता है 2024 में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई बीजेपी कर लाएगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, विकास का बहुत काम हुआ है, लेकिन जो जातिगत समीकरण हैं वो क्षेत्रवार और सीटवार कहीं कहीं जरा भी ऊपर नीचे होते हैं, 1-2% 3% का इधर उधर ऊपर नीचे होता है, तो सीटों की संख्या में बहुत। ठीक है विश्वनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुधीर जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल मोदी कैबिनेट 3.0 अगर यहाँ बदलाव के तौर पर सामने आती है तो सीधा सीधा आपको ये बताते चले कि महिलाओं में ज्यादा भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, युवाओं पर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से जानकारों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि 58 आयु जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 तक थी, इस बार 50 से नीचे के लोगों को ज्यादातर मौका दिया जा सकता है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी कैबिनेट में किन लोगों को, नए चेहरों को उतारा जाएगा। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।